एवरीवन, वेलकम टू द फार्मेसी लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम मेनिंजाइटिस तक कंप्लीट कर चुके थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी हमारे बॉडी की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है स्टार्ट होते हैं माउथ से एंड ख़त्म होता है लंग्स में। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एयर पास होते हैं जो हम ब्रीथ इन करते हैं। इस ट्रैक्ट में एयर के साथ बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजा एंटर करके इन्फेक्ट कर देता है। तो कभी आपको कोल्ड, खांसी, सर थ्रोट और ब्रीथिंग प्रॉब्लम एक साथ हुआ है? शायद आपको लगा होगा ये सिर्फ सर्दी जुकाम है, लेकिन एक्चुअली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज़ एन इन्फेक्शन दैट अफेक्ट एनी पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें दो पार्ट्स मिलेगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इस ट्रैक्ट में एनी पार्ट्स में कहीं भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो यह रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नेसल कैविटी है, फेरिंग्स है, नेसल कैविटी के बाद फेरिंग्स आता है और ये लैरिंग्स है। तो लैरिंग्स के बाहर मेल में थोड़ा सा टिल्टेड होता है, जो कि हार्मोन चेंजेस की वजह से होता है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट में टाइप करना। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या है? हमने क्या देखा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कहीं भी पार्ट्स पर इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई की वजह से। तो यहाँ हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नोज आता है, नेसल कैविटी से स्टार्ट होता है और माउथ से स्टार्ट होता है। तो नेसल कैविटी में साइनस भी होता है और फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई एंड लंग्स इफेक्ट होता है। Caused by virus, bacteria or fungi leading to symptoms such as cough, fever, sore throat, breathlessness और chest discomfort। तो बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई की वजह से इन्फेक्शन होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। उसकी वजह से पर्सन में क्या क्या सिम्टम्स होता है? कॉफ होता है, फीवर होता है, सॉर थ्रोट होता है, थ्रोट में पेन होगा, ब्रीथलेसनेस, सांस अच्छे से ले नहीं पाएगा और चेस्ट डिस्कम्फोर्ट और चेस्ट में डिस्कम्फोर्ट फील होगा। तो हम ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन होता है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो इसका अगर एग्जाम में आए तो इसका टाइप लिखने के लिए इसका दो टाइप है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लिख देना। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है upper respiratory tract infection of all the upper respiratory tract include nose, sinus, pharynx, tonsils, larynx and middle ear, usually caused by virus or bacteria। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमें तीन पार्ट से मिला, जो कि हमने क्या पढ़ा था? नेसल कैविटी, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। लेकिन नेसल कैविटी की नियर बाय साइड में क्या होते हैं? साइनस भी होते हैं। तो साइनस इन्फेक्शन होता है, ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। तो फेरिंग्स में टॉन्सिल्स होता है। टॉन्सिल्स थोड़ा सा टिल्टेड मसल होता है, तो ये फेरिंग्स में होता है, इसमें भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होता है। एंड अगर लैरिंग्स में इन्फेक्शन होता है तो साउंड चेंजेस हो जाता है, वॉइस चेंज हो जाता है। तो लैरिंग्स के ऊपर थोड़ा सा टिल्टेड मेल में रहता है। तो अभी हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बाद में देखेंगे। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मेनली बैक्टीरिया और वायरस से भी इन्फेक्शन होता है और मेनली जो कॉमन इन्फेक्शन होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ओटिक रीजन से होता है। ओटिक रीजन में क्या होता है? ओटिक मतलब यार के जो मिडिल यार है, यूस्टेशियन ट्यूब, इसमें ज़्यादातर इन्फेक्शन होता है। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में 90% केसेस में क्या होता है? मेनली यूस्टेशियन ट्यूब में ही इन्फेक्शन होता है। मेनली चिल्ड्रन में होता है, ये बच्चों में ज़्यादा होता है। तो अभी
देखेंगे कि कौन कौन सा वायरस के लिए हुआ और कौन कौन सा बैक्टीरिया के लिए इन्फेक्शन हुआ। इसके कॉजेज़ तो बैक्टीरिया वायरस है। अभी देखेंगे बैक्टीरिया में कौन कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है एंड वायरस में कौन कौन सा वायरस इन्वॉल्व है। और फंजाई से भी इन्फेक्शन होता है, लेकिन फंजाई से रेयर होता है। तो कॉजेज़ में अगर मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन पूछे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, वो है ओटिटिस। ओटिक रीजन में मोस्टली क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। तो कॉजेस में देखेंगे वायरस में राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा, एडिनोवायरस। वायरस के नाम याद रखने के लिए ऐसे याद रखो कि रिया, RIA, रिया एक लड़की का नाम है। तो कौन सा रिया वायरस से होता है, ऐसा राइनो वायरस, ऐसे इन्फ्लुएंजा, ऐसे एडिनोवायरस। और बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, H इन्फ्लुएंजा। और फंजा के केस में रेयर होते हैं। फंजा से रेयरली इन्फेक्शन होता है, मेनली वायरस एंड बैक्टीरिया से होता है। तो पैथोफिजियोलॉजी अभी हम देखेंगे कि पैथोफिजियोलॉजी में हम देखते हैं कि ये वायरस कैसे इन्फेक्ट करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। पैथोजन, तो पैथोजन यानी कि वायरस और बैक्टीरिया से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होते हैं। तो वायरस एंड बैक्टीरिया पैथोजन क्या करेगा, एंटर करेगा थ्रू नोज और माउथ से एंटर करेगा। तो नेसल एंड फेरेंजियल रीजन, क्योंकि नोज और माउथ से एंटर कर रहा है, नेसल रीजन एंड फेरेंजियल रीजन में म्यूकोसा इन्फेक्ट हो जाएगा। जो हमारा एयरवे ट्रैक्ट है, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, माउथ से एंड नेसल कैविटी से स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है, हमारे जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसके अंदर का जो लाइनिंग है ये है म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग है। तो इस मेम्ब्रेन से क्या करता है, म्यूकस सिक्रेशन करता है, ताकि म्यूकस सिक्रेशन करता है और जो फूड और जो एयर पास होता है ताकि इजीली पास हो। तो ये वाला रीजन थोड़ा सा स्लिपरी रहता है, जो अंदर का म्यूकोजल मेम्ब्रेन होता है थोड़ा सा स्लिपरी होता है और ये एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है। ये म्यूकोजल मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिव है। जब हम सांस लेते हैं तो एयर के साथ हार्मफुल सब्सटेंस एंड डस्ट भी एंटर करते हैं। ये डस्ट एंड हार्मफुल सब्सटेंस जब लंग्स में जाता है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन डस्ट एंड जर्म पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है और जब भी कॉफ होता है उस कॉफ के साथ बाहर निकलवा देते हैं डस्ट पार्टिकल एंड हार्मफुल सब्सटेंस को। तो नेज़ल और फेरिंजियल म्यूकोसा इन्फेक्शन ऑकर्स। तो पैथोजन एंटर करने के बाद म्यूकोसा मेम्ब्रेन में चिपक जाता है और इन्फेक्शन कॉज करता है। इनकेस म्यूकस सिक्रेशन, तो नेचुरली क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस सिक्रेशन होता है ताकि इजीली पास हो एंड इंक्रीज म्यूकस सिक्रेशन। पैथोजन एंटर करने के बाद म्यूकस सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है, डेट लीड्स टू इन्फ्लामेशन, जिसकी वजह से एयरवे ट्रैक्ट फूल जाता है और इन्फ्लेम्ड हो जाता है, रेडनेस कलर आ जाता है एंड द सिलियरी डिसफंक्शन विल बी ऑकर। और म्यूकोजल मेम्ब्रेन में जो सिलिया होते हैं, सिलिया क्या करते हैं, सिलिया मूव करता है और जो हम सांस लेते हैं इस एयर को पास कराने में मदद करता है। तो इस सिलिया भी डिसफंक्शन हो जाएगा, सिलिया भी काम नहीं करेगा क्योंकि म्यूकस सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है। स्प्रेड टू नियर बाई साइड्स लाइक साइनस, लैरिंक्स, स्टेशियन ट्यूब। तो स्प्रेड हो जाता है नियर बाई साइड्स इन्फेक्शन, जैसे कि हमने पढ़ा था कि नसल कैविटी की साइड में, नियर बाई साइड में क्या होता है, साइनस होता है और फेरिंग्स रीजन पे टॉन्सिल होता है एंड ईयर भी नियर बाई साइड्स होता है, तो ईयर में भी यूस्टेशियन ट्यूब में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये इन्फेक्शन नियर बाई साइड में स्प्रेड होगा, साइनस में होगा, लैरिंक्स में भी यूस्टेशियन ट्यूब इन्फेक्शन हो जाएगी। इम्यूनो सिस्टम रेस्पॉन्सिव साइटोकाइन रिलीज। तो हमारे बॉडी में जब पैथोजन एंटर करता है हमारे बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, यानी कि इम्यूनो सिस्टम एक्टिव हो जाता है। ये इम्यूनो सिस्टम
रेस्पॉन्स करता है एंड इम्यूनो सिस्टम के जो सेल्स है इम्यूनोसाइट सेल ये साइटोकाइन रिलीज करता है। साइटोकाइन मेनली एम्पलीफाई करता है इम्यूनो सिस्टम के रेस्पॉन्स को कि WBC के अमाउंट और बढ़ाओ और पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करो और पैथोजन को किल कर दो। तो ये साइटोकाइन से रिलीज़ करेगा। तो इम्यूनो सिस्टम पहले रेस्पॉन्स करेगा एंड साइटोकाइन रिलीज़ करेगा। तो हमने क्या देखा पहले, तो इसके वजह से क्या होगा, सिम्टम्स दिखाई देगा, फीवर, सॉर थ्रोट एंड वॉइस चेंजेस हो जाएगा। तो पहले पैथोजन इंटर करेगा। इंटर करने के बाद नेजल या फिर फेरेंजियल म्यूकोसा इन्फेक्शन ऑकर्स। नेजल और फेरेंजियल रीजन पर म्यूकोसा मेम्ब्रेन पर इन्फेक्ट कर देता है और म्यूकस का सिक्रेशन, तब क्या म्यूकस मेम्ब्रेन हाइपर एक्टिव हो जाता है और म्यूकस सिक्रेशन करने लगता है। ज़्यादा म्यूकस सिक्रेशन होने की वजह से जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है एंड सिलियर डिसफंक्शन हो जाता है। स्प्रेड टू द नियर बाई साइड्स, और ये नियर बाई साइड्स में स्प्रेड हो जाता है, जैसे कि साइनस, लैरिंक्स और इंटरस्टिशियल ट्यूब में इन्फेक्शन कॉज करता है। और लास्ट में हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स करता है एंड साइटोकाइन रिलीज करता है किल करने के लिए, और सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो साइंस एंड सिम्टम्स में हम क्या देखेंगे, फीवर होता है, रानी नोज, नाक से पानी निकलता है कॉन्टिन्यूसली एंड स्नीजिंग होता है एंड सॉर थ्रोट होता है, थ्रोट में पेन होता है, कॉफ होता है, हेडेक होता है, ईआर पेन, ओटिटिस मीडिया, ओटिटिस मीडिया में इन्फेक्शन होने की वजह से ईआर पेन होता है, हॉर्नेस ऑफ वॉइस, लेरिंग्स इन्वॉल्व। अगर लेरिंग्स जो है वो, इसका और एक नाम है साउंड बॉक्स, तो लेरिंग्स साउंड को चेंज करता है। अगर लेरिंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो साउंड चेंज हो जाएगा, हॉर्नेस ऑफ वॉइस। तो मेल में क्या होता है, लेरिंग्स के ऊपर थोड़ा सा टिल्टेड होता है, ये बाहर से भी दिखाई देते हैं नेक रीजन पर ये लेरिंग्स, लेकिन ओमेन में नहीं होता है, थोड़ा सा टिल्टेड रीजन नहीं होता है, प्लेन होते हैं ओमेन में। तो ट्रीटमेंट में हम देखेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ड्रग्स नहीं दिया जाता, पेशेंट को एडवाइस दिया जाता है सपोर्टिव केयर करने के लिए, बॉडी में खुद की बॉडी को कैसे केयर करना है, इस डिजीज़ से बचने के लिए, इस डिजीज़ को ठीक करने के लिए। रेस्ट एंड हाइड्रेशन, वार्म सैलाइन गार्गल्स, स्टीम इनहेलेशन, रेस्ट करना चाहिए, हाइड्रेटेड रहना चाहिए, वार्म सैलाइन गार्गल्स। जब थ्रोट इन्फेक्शन होता है तो वार्म सैलाइन गार्गल्स करने देते हैं वार्म सैलाइन से एंड स्टीम इनहेलेशन। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में देखेंगे, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ड्रग्स दिया जाता है। तो वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, हम जानते हैं कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बैक्टीरिया और वायरस की वजह से होता है, फंजाई रेयरली केस में होता है। तो अगर वायरस से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है तो एंटीबायोटिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया को किल करता है, इसलिए एंटीबायोटिक्स अवॉइड करना है। एंटीवायरल ड्रग्स लाइक ओसेल्टामिविर दिया जाता है। ओसेल्टामिविर एंटीवायरल ड्रग्स जो कि वायरस के अगेंस्ट काम करती है, टैबलेट के फॉर्म में आता है, तो एक बंडल में 10 टैबलेट होता है। बैक्टीरियल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बैक्टीरियल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बैक्टीरिया से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है। एंटीबायोटिक्स आर गिवन, एंटीबायोटिक्स दिया जाता है क्योंकि बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो रहा है। इफ़ सीवियर, अगर पेशेंट का कंडीशन सीवियर है तो एमोक्सिसिलिन क्लावुनेट दिया जाता है। और पेनिसिलिन एलर्जी, अगर पेशेंट को पेनिसिलिन देने के बाद एलर्जी होता है, तबीयत ज़्यादा ख़राब होता है, तो एजिथ्रोमाइसिन या फिर क्लेरिथ्रोमाइसिन दिया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन या फिर क्लेरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। तो ओटिटिस मीडिया या रीजन पर अगर इन्फेक्शन होता है तो एनाल्जेसिक दिया जाता है। एनाल्जेसिक पेन कम करने के लिए दिया जाता है। पैरासीटामोल और इबुप्रोफेन दिया जाता है। और कभी कभी क्या होता है, डिकॉन्जेस्टेंट नेसल ड्रॉप्स दिया जाता है। नोज ब्लॉकेज होने की वजह से इस ब्लॉक
म्यूकस को रिमूव करने के लिए डिकॉन्जेस्टेंट नेसल ड्रॉप दिया जाता है। एंटीबायोटिक से बैक्टीरियल, अगर बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है ओटिटिस मीडिया में, मतलब ईआर में अगर बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है तो एमोक्सिसिलिन पहला चॉइस ड्रग है। एमोक्सिसिलिन ही पहले डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं कि एमोक्सिलिन लो। एनाल्जेसिक में याद रखना ओटिटिस मीडिया जो है ये बहुत कॉमन है। और वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटीबायोटिक्स नहीं दिया जाता। एंटीवायरल ड्रग ओसेल्टामिविर दिया जाता है। ओसेल्टामिविर बैक्टीरियल यूआरटी बैक्टीरियल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स दिया जाता है अगर सीवियर हो तो। एमोक्सिसिलिन क्लावुनेट एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन या फिर क्लेरिथ्रोमाइसिन दिया जाता है अगर पेनिसिलिन से एलर्जी होता है पेशेंट में तो एजिथ्रोमाइसिन या क्लेरिथ्रोमाइसिन दिया जाता है। ओटिटिस मीडिया, ओटिटिस मीडिया ईआर में इन्फेक्शन होता है, ईआर में इन्फेक्शन होता है तो इसलिए एनाल्जेसिक पैरासीटामोल या इबुप्रोफेन दिया जाता है। डिकॉन्जेस्टेंट नेसल ड्रॉप दिया जाता है नेसल नोज की ब्लॉकेज रिमूव करने के लिए। एंटीबायोटिक से बैक्टीरियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक्स एमोक्सिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। तो याद रखना ओटिटिस मीडिया में एनाल्जेसिक दिया जाता है। एनाल्जेसिक पैरासीटामोल इबुप्रोफेन, और बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो रहा है तो एमोक्सिसिलिन फर्स्ट चॉइस ड्रग है। तो अभी हम देखेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कौन कौन सा पार्ट आता है? लेरिंग्स के बाद जो पार्ट आता है वही है। लेरिंग्स के बाद, लेरिंग्स जो है नेक रीजन तक होता है, तो लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया आता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के भी ब्रांच होते हैं, ब्रोंकियल्स होता है, एंड लंग्स, लंग्स में ज़्यादातर एल्वियोली होता है। तो अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, सीवियर हो जाता है, तो ये इन्फेक्शन लंग्स तक जा सकता है, लंग्स के एल्वियोली में इफेक्ट करता है जिसकी वजह से न्यूमोनिया भी हो सकता है। तो इट इज़ एन इन्फेक्शन डेट ऑकर्स बिलो द लेरिंग्स, ये इन्फेक्शन होता है बिलो द लेरिंग्स, लेरिंग्स के नीचे की जो पार्ट है इसमें इन्फेक्शन होता है। इन्वॉल्विंग द ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स एंड एल्वियोली ऑफ द लंग्स। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व है? ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स, एल्वियोली ऑफ द लंग्स। ये डायग्राम में देख सकते हो कि ट्रेकिया जो पाइप जैसा है ये ट्रेकिया है, बाद में प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई के ब्रांच होता है, ये ब्रोंकियल्स होता है, एंड लंग्स, लंग्स में एल्वियोली होता है ऑफ द लंग्स, लीडिंग टू ए कंडीशन ऑफ ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोलाइटिस और न्यूमोनिया। तो इसकी वजह से क्या क्या कंडीशन होता है? ब्रोंकास में इन्फ्लामेशन आ जाता है, ब्रोंकाइटिस होता है, ब्रोंकोलाइटिस और न्यूमोनिया होता है। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में सीवियर कंडीशन होता है तो समझ जाना कि न्यूमोनिया हुआ है, एल्वियोली में इफेक्ट करता है। तो अभी हम देखेंगे ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस में हम दो पार्ट पढ़ेंगे, दो टाइप पढ़ेंगे, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है ये कम दिन तक चलता है ये डिजीज़, और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है ये लंबा दिन तक चल रहा होता है डिजीज़ से। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस हफ्तों तक चल रहा होता है ये डिजीज़, एंड इसमें क्या है, नॉन प्रोडक्टिव कॉफ फॉर्मेशन होता है। नॉन प्रोडक्टिव कॉफ, ड्राई कॉफ ज़्यादातर दिखाई देगा एक्यूट ब्रोंकाइटिस पे। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस इज़ ए कैरेक्टराइज्ड it is characterized by inflammation of the epithelium of the large airways, resulting infection or exposure to irritating environmental triggers, air pollution or cigarette smoke. It occurs in all ages. तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इन्फ्लामेशन हो जाता है लार्ज एयरवेज में। लार्ज एयरवेज कौन सा है? ट्रेकिया, ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई की जो ब्रांच होता है इसमें भी इन्फेक्शन होता है। तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लामेशन ऑफ द एपिथेलियम ऑफ लार्ज एयरवेज। लार्ज एयरवेज में इन्फेक्शन होता है। लार्ज एयरवेज में कौन कौन सा पार्ट है? ट्रैक्ट जो ट्रेकिया है, एंड ब्रोंकाई है, ब्रोंकस के जो
वेट ब्रांचेस होता है, इस ब्रांच के इंक्लूड क्या होता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है, रिजल्टिंग इन्फ्लामेशन और एक्सपोजर टू इरिटेटिंग इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स। तो ये इन्फ्लामेशन किस लिए होता है, जब इन्फ्लामेशन या फिर किसी पर्सन इन्फेक्शन की वजह से होता है, और किस वजह से होता है, अगर किसी पर्सन स्मोक के एक्सपोजर में आता है या फिर इरिटेटिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन या पोल्यूशन की कंडीशन के एक्सपोजर में अगर किसी पर्सन रहता है तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है। इट ऑकर्स इन ऑल एजेस, ये स्मॉल चिल्ड्रन में भी होता है, एडल्ट में भी होता है। ये हफ्ते तक चल रहा होता है डिजीज़ है, इतना दिन तक नहीं रहता। लेकिन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है 3 महीने तक चल रहा होता है या फिर 3 महीने से ज़्यादा भी होता है, और हो सकता है कि 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में भी होता है, और बहुत दिन तक चल रहा होता है डिजीज़ है। तो पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है वो कैसे होता है। इन्फेक्शन डैमेजेस म्यूकस मेम्ब्रेन, जो इन्फेक्शन से क्या होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है एयरवे ट्रैक्ट में, इस म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है। डैमेज करने के बाद इनके सिक्रेशन, म्यूकस सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन जो है हाइपर एक्टिव हो जाता है और म्यूकस सिक्रेशन हो जाता है। म्यूकस सिक्रेशन होने की वजह से एयरवे ट्रैक्ट मोटा हो जाता है एंड एयर लंग्स तक पहुंच नहीं पाता और कफ होता है। इम्पेयर्स म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस, जो सिलिया होता है एयर को पास कराने में मदद करता है। इस सिलिया में म्यूकस से भरा हुआ होता है सिलिया, तो सिलिया क्लियरेंस नहीं होता है, सिलिया मूव नहीं कर पाता। सिलिया अगर मूव नहीं करता है तो एयर को पास कराने में मदद नहीं करता, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि सिम्टम्स में क्या है एक्यूट ब्रोंकाइटिस का। मेन सिम्टम्स है परसिस्टेंट कॉफ, कॉन्टिन्यूसली कॉफ होगा लेकिन हफ्ते तक चल रहा होता है या फिर 2-3 दिन चल रहा होता है डिजीज़। ऑफन नॉन प्रोडक्टिव एट फर्स्ट, तो फर्स्ट टाइम में नॉन प्रोडक्टिव होता है, यानी कि स्पूटम या बलगम नहीं निकलता है, ड्राई कॉफ होता है। तो आफ्टर डेट म्यूकोपुरुलेंट, थोड़ा सा वेट होता है, और जो कॉफ है ये थिक होता है एंड येलोइश और ग्रीनिश कलर होता है। तो पहले क्या होगा, नॉन प्रोडक्टिव होगा, आफ्टर देन म्यूकोपुरुलेंट। तो ट्रीटमेंट में देखेंगे कि एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक्यूट ब्रोंकाइटिस में ट्रीटमेंट कौन सा पढ़ेंगे। ट्रीटमेंट में एस्पिरिन 650 mg एडल्ट में दिया जाता है। एस्पिरिन 10 to 15 mg पर केजी इन चिल्ड्रन में 10 to 15 mg पर केजी दिया जाता है, लेकिन जितना हो सके चिल्ड्रन में अवॉइड करना चाहिए एस्पिरिन, बिकॉज ड्यू टू रिस्क ऑफ रेयर्स सिंड्रोम। अगर चिल्ड्रन में वायरल इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर क्या करता है, एस्पिरिन देता है, लेकिन एस्पिरिन सेफ़ नहीं है चिल्ड्रन में। ये अवॉइड इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये एस्पिरिन देने से लीवर में फैट जमा हो जाता है और ब्रेन स्वलन हो जाता है, ब्रेन में सूजन आ जाता है। तो एसिटामिनोफेन पैरासीटामोल दिया जाता है, सेफर चॉइस। पैरासीटामोल मोस्टली सेफर चॉइस है। इबुप्रोफेन 200 से 800 mg एडल्ट में दिया जाता है एंड चिल्ड्रन में 10 mg पर केजी तक दिया जाता है इबुप्रोफेन। तो हमने क्या देखा, एक्यूट ब्रोंकाइटिस में ट्रीटमेंट में कौन सा ड्रग दिया जाता है, एस्पिरिन दिया जाता है 650 mg पर केजी एंड चिल्ड्रन में 10 to 15 mg पर केजी ज़्यादातर अवॉइड करना चाहिए। और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या है, इट इज़ ए लॉन्ग टर्म कंडीशन विथ प्रोडक्टिव कॉफ फॉर 3 months और more than 3 months in each of the 2 consecutive years। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है ये बहुत दिन तक चलता है, ये कंडीशन विथ ए प्रोडक्टिव कॉफ। इसमें क्या होगा, बलगम निकलेगा या फिर स्पोटम निकलेगा माउथ से, और 3 month तक होता है या फिर 3 month से ज़्यादा, और हो सकता है कि 2 consecutive years में भी हो सकता है, इतना दिन तक चल रहा होता है। यूजुअली ड्यू टू स्मोकिंग और इरिटेंट इन्वायरमेंटल इरिटेंट की वजह से होता है। तो पैथोफिजियोलॉजी में हम देखेंगे कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता कैसे है।
Chronic bronchitis is caused by long-term irritant like smoking, leading to persistent inflammation, excess mucus, ciliary damage, airway thickening, and fibrosis, resulting in chronic productive cough and hypoxia. ब्लू वाटर, हाइपोक्सिया को ब्लू वाटर भी कहा जाता है। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है किस लिए होता है? लॉन्ग टर्म इरिटेंट, अगर किसी पर्सन लॉन्ग टर्म तक, बहुत दिन तक इन्वायरमेंटल इरिटेंट के एक्सपोजर में आता है एंड स्मोकिंग पर्सन के एक्सपोजर में होता है, तो लीडिंग टू परसिस्टेंट इन्फ्लामेशन, तो इसकी वजह से कॉन्टीन्यूसली इन्फ्लामेशन होता है एयरवे ट्रैक्ट में। अगर किसी पर्सन इन्वायरमेंटल इरिटेंट के एक्सपोजर में होता है बहुत दिन तक, या फिर किसी पर्सन स्मोकिंग कर रहा है इसके एक्सपोजर में होता है, तो इसके वजह से क्या होता है? परसिस्टेंट इन्फ्लामेशन, एयरवे ट्रैक्ट में कॉन्टीन्यूसली इन्फ्लामेशन होता है, जिसकी वजह से एक्सेस म्यूकस सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन हाइपर एक्टिव हो जाता है, सिलियर डैमेज हो जाते हैं, जो मेम्ब्रेन के ऊपर सिलियर रहते हैं ये सिलियर डैमेज हो जाते हैं, एयरवे थिकनिंग, एयरवे म्यूकस ज़्यादा सिक्रेशन होने की वजह से एयरवे थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, एंड फाइब्रोसिस रिजल्टिंग इन क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ। तो इसके रिजल्ट में क्या होगा? प्रोडक्टिव कफ मतलब काफ के साथ स्पोटम या बलगम निकलेगा, एंड हाइपोक्सिया, और हाइपोक्सिया का मतलब है लंग्स में ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि जो एयरवे ट्रैक से हम एयर लेते हैं इसमें क्या होता है? ज़्यादा म्यूकस सिक्रेशन होने की वजह से एयर पास नहीं हो पाता, थोड़ा थोड़ा ही पास हो पाता है, जितना लंग्स को चाहिए उतना नहीं मिलता, तो इसके वजह से हाइपोक्सिया यानी कि ब्लू वाटर होता है। ब्लू वाटर में स्किन और लिप्स क्या होता है? ब्लूइश कलर हो जाता है। तो सिम्टम्स में क्या होगा? क्रोनिक प्रोडक्टिव कॉफ। याद रखना कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस में नॉन प्रोडक्टिव कॉफ होता है, लेकिन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में प्रोडक्टिव कॉफ होता है। प्रोडक्टिव कॉफ मतलब वेट कॉफ होता है, स्पुटम में बलगम निकलता है, म्यूकस सिक्रेशन होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो ब्रीथ अच्छे से नहीं ले पाता, हुइजिंग साउंड आता है चेस्ट से, एंड साइनोसिस का मतलब है ब्लू वाटर। तो स्किन एंड लिप्स ब्लूइश कलर हो जाते हैं ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से लंग्स में। तो अभी देखेंगे हम कि इसका ट्रीटमेंट क्या है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का। ब्रोंको डायलेटर, क्योंकि ब्रोंकस जो है ये टाइट हो जाता है, तो इसके वजह से ब्रोंकस को डायलेट करना है। डायलेट करने के लिए साल्बुटामोल एंड ट्राइट्रोपियम दिया जाता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग दिया जाता है, बुटासोनाट एंड प्रेडनिसोलोन, एंड म्यूकोलाइटिक्स। म्यूकस ज़्यादा सिक्रेशन होने की वजह से एयरवे ट्रैक्ट ब्लॉकेज हो जाता है, एंड म्यूकोलाइटिक्स, म्यूकस को ब्रेक डाउन करने के लिए एनासेटलसिस्टीन दिया जाता है, एंड एंटीबायोटिक्स। अगर पता चल जाता है कि इन्फेक्शन से हुआ है तो एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, एमोक्सिसिलिन या फिर एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, एमोक्सिसिलिन या एजिथ्रोमाइसिन अगर इन्फेक्शन पता चल जाता है तब दिया जाता है। तो हमने क्या देखा? एक्यूट ब्रोंकाइटिस में कौन कौन सा ड्रग दिया जाता है? एक्यूट ब्रोंकाइटिस में एस्पिरिन दिया जाता है 650 mg, एंड चिल्ड्रन में 10 to 15 mg। चिल्ड्रन में ज़्यादातर एस्पिरिन अवॉइड इसलिए करना चाहिए क्योंकि वायरल फीवर होने पर क्या होता है चिल्ड्रन में, डॉक्टर क्या करता है? एस्पिरिन अवॉइड करता है, क्योंकि रेयस सिंड्रोम के चांसेस ज़्यादा होता है। रेयस सिंड्रोम में ब्रेन स्वॉलन हो जाता है और लिवर में फैट जमा हो जाता है। एसिटामिनोफेन पैरासीटामोल सेफर चॉइस है एक्यूट ब्रोंकाइटिस में, एंड इबुप्रोफेन जो है 200 से 800 mg एडल्ट में दिया जाता है, एंड 10 mg पर केजी चिल्ड्रन में दिया जाता है। तो याद रखना एक्यूट ब्रोंकाइटिस में कौन कौन सा ड्रग है? एस्पिरिन, पैरासीटामोल एंड इबुप्रोफेन। एंड ट्रीटमेंट में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का ब्रोंकोडायलेटर साल्बुटामोल ट्राइट्रोपियम दिया जाता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड बुटासोनाट प्रेडनिसोलोन दिया जाता है, और म्यूकस को ब्रेक डाउन करने के लिए जो म्यूकस एयरवे ट्रैक्ट में भर जाता है।
तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस क्या है? हमारे बॉडी की जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जीआई ट्रैक्ट होता है, इससे क्या होता है, फूड पास होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम जो जीआई ट्रैक्ट के अंदर म्यूकोसा मेम्ब्रेन होते हैं, इस मेम्ब्रेन में फिंगर लेग प्रोजेक्शन होता है, विलाई, इसको विलाई बोलते हैं। ये मेनली क्या करते हैं, फूड पास होने में मदद करता है। एंड हम जो फूड के साथ जो न्यूट्रिएंट लेते हैं, जो फूड में न्यूट्रिएंट होता है, इस न्यूट्रिएंट को ब्रेक डाउन करते हैं। तो डायग्राम में देख सकते हो कि इस इमेज में देख सकते हो कि जीआई ट्रैक्ट में इंजरी हुआ बैक्टीरिया, वायरस यानी कि फंजाई की वजह से और पैरासाइट की वजह से इन्फेक्ट किया और जीआई ट्रैक्ट में इन्फ्लामेशन हो गया। फिर इंटेस्टाइनल लाइनिंग है, इंटेस्टाइनल लाइनिंग में इन्फ्लामेशन हो जाता है, रेडनेस आ जाता है। रेडनेस क्यों आता है? जो जीआई ट्रैक्ट के अंदर म्यूकोसा मेम्ब्रेन में फिंगर लेग प्रोजेक्शन विलाई होते हैं, ये विलाई को डैमेज कर देता है। विलाई अच्छे से काम नहीं करता। अगर विलाई अच्छे से काम नहीं करता तो वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एंड विलाई अगर डैमेज हो जाता है, वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और बॉडी में न्यूट्रिएंट भी नहीं मिलेगा, मेल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो लुमेन जो जीआई ट्रैक्ट के जो स्पेस होता है, इसको लुमेन बोलते हैं। उस लुमेन में फूड की वाटर की अमाउंट बढ़ जाता है। वाटर की अमाउंट बढ़ जाने की वजह से फ्लूइड लॉस होता है, तो इसके वजह से डायरिया होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इन्फेक्टिशियस डायरिया, इन्फ्लेमेशन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट इंक्लूडिंग द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। स्टोमक एंड इंटेस्टाइन ज़्यादा इफेक्ट होता है। इट इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय वायरस, हाउएवर बैक्टीरिया, पैरासाइट्स एंड फंजाई कैन कॉज गैस्ट्रोएंटेराइटिस। बैक्टीरिया में इंक्लूड है इकोलाई बैक्टीरिया, सैल्मोनेला बैक्टीरिया। इकोलाई बैक्टीरिया जो है नेचुरली हमारे जीआई ट्रैक्ट में होता है, डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है, लेकिन बाहर से अगर बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर देता है जीआई ट्रैक्ट में तो इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो पैरासाइट्स में आता है जियार्डिया लैम्बिलिया नाम की पैरासाइट से इन्फेक्शन होता है। और वायरस में कौन कौन सा वायरस है? रोटा वायरस, नोरो वायरस। रोटा वायरस चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन है और ये बहुत सीवियर डिजीज़ होता है। रोटा वायरस से चिल्ड्रन में जो इन्फेक्ट कर देता है जीआई ट्रैक्ट, तो ये बहुत सीवियर होता है। तो वायरस में आते हैं नोरो वायरस इन एडल्ट में नोरो वायरस से इन्फेक्ट होता है जीआई ट्रैक्ट। इन 2015 में क्या हुआ था? तो सिर्फ जीआई ट्रैक्ट में ये याद रखो कि कौन कौन सा माइक्रोब से हो रहा है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड पैरासाइट की वजह से होता है। तो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया में आता है इकोलाई, साल्मोनेला, और पैरासाइट में आता है जियार्डिया लैम्बिलिया, और वायरस में रोटा वायरस एंड नोरो वायरस। तो 2015 में क्या हुआ था? 2015 में देयर वर 2 बिलियन केसेस ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइटिस। तो 2015 में 2 बिलियन केसेस आया था गैस्ट्रोएंटेराइटिस का। ग्लोबली हुआ था ये डिजीज़, बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हुए थे। तो 1.3 मिलियन लोगों का डेथ हो गया था, स्पेशली चिल्ड्रन ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। तो देखते हैं कि ये बहुत डेंजरस डिजीज़ है। तो इस डिजीज़ होता कैसे है गैस्ट्रोएंटेराइटिस? पैथोजन यानी कि वायरस, बैक्टीरिया एंड पैरासाइट एंटर करेगा बॉडी के थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड, वाटर एंड अनवॉश्ड हैंड। जो हम अनहाइजीनिक फूड खाते हैं, लाइक स्ट्रीट फूड मिलता है, स्ट्रीट फूड बहुत कॉन्टामिनेटेड होता है, बैक्टीरिया, वायरस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एंड वाटर एंड अनवॉश्ड हैंड। तो अनवॉश्ड हैंड, ये सब चीज़ों से क्या होता है? पैथोजन एंटर करता है माउथ से। तो एंटर करने के बाद ये पैथोजन अटैच हो जाता है। जो हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो अंदर वाला लेयर होते हैं, ये म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं, ये म्यूकस मेम्ब्रेन में अटैच हो जाता है, एंड पैथोजन क्या मल्टीप्लिकेशन करने लगता है। पहले अटैच होकर पैथोजन डिवीज़न करेगा, बहुत सारा पैथोजन क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा एंड सिक्रेशन ऑफ एंटेरोटॉक्सिन, और ये पैथोजन सिक्रेट करेगा, रिलीज करेगा एंटेरोटॉक्सिन नाम की एक पॉइजनस सब्सटेंस।
तो एंटेरोसाइट जो सेल है जीआई ट्रैक्ट के स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है एंटेरोसाइट सेल। ये एंटेरोसाइट सेल का काम होता है, एंटेरोसाइट सेल का काम क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना होता है। तो एंटेरोटॉक्सिन सब्सटेंस जो पॉइजनस सब्सटेंस है, ये एंटेरोसाइट सेल की फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। तो डिस्टर्ब कर देते हैं तो एंटेरोटॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज होने की वजह से दो चीज़ें होता है। एक होता है कि जो विलाई है फिंगर लेग प्रोजेक्शन इंटेस्टाइनल लाइनिंग में, इस विलाई को डैमेज कर देते हैं, विलाई को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, क्योंकि जो विलाई है ये न्यूट्रिएंट को ब्रेक डाउन करते हैं। जो हम फूड न्यूट्रिएंट वाला जो फूड लेते हैं उस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, विलाई ब्रेक डाउन करके हमारे बॉडी तक पहुंच जाता है। तो डैमेज द विलाई ब्रश बॉर्डर ऑफ द इंटेस्टाइन कॉजिंग मेल एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल कंटेंट एंड लीडिंग टू ऑस्मोटिक डायरिया। तो इसकी वजह से क्या होता है, ऑस्मोटिक डायरिया होता है। देख सकते हो डायग्राम में, ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की 4 लेयर से अगर हम बाहर से अंदर की तरफ देखें तो ये बाहर का जो लेयर है ये है सेरोसा और अंदर का है मस्कुलारिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। म्यूकोसा जो है ये सबसे अंदर वाला लेयर होते हैं, और जो होलो स्पेस होता है जिससे फूड पास होते हैं इसको लूमेन बोलते हैं। तो इसमें फिंगर लेग प्रोजेक्शन होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन में। फिंगर लेग प्रोजेक्शन के ऊपर होता है माइक्रोबिलाई एंड विलाई में एंटेरोसाइट सेल भी होते हैं, जिसका काम है वाटर को एब्जॉर्प्शन करना। लेकिन इसका फंक्शन नहीं हो पाता क्योंकि एंटेरोटॉक्सिन सब्सटेंस जो है वो रिलीज हो जाता है, पैथोजन उसको रिलीज़ करता है। तो एंटेरोटॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज होने की वजह से दो चीज़ें होता है, एक विलाई को क्या डैमेज कर देता है। अगर विलाई डैमेज हो जाता है तो न्यूट्रिएंट को ब्रेक डाउन कौन करेगा, न्यूट्रिएंट ब्रेक डाउन नहीं होगा, हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचेगा। इसकी वजह से क्या होता है, मेल एब्जॉर्प्शन। मेल एब्जॉर्प्शन का मतलब है न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी तक नहीं मिलता है, तो इसकी वजह से ऑस्मोटिक डायरिया होते हैं। इसके रिजल्ट में ऑस्मोटिक डायरिया होता है। तो सेकेंड चीज़ क्या होता है, सेकेंड चीज़ होता है कि जो एंटेरोसाइट सेल है ये ज़्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है एंड लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ा बहुत होता है। ये एंटेरोसाइट सेल जो टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज़ करता है पैथोजन, म्यूकस मेम्ब्रेन में बाइंडिंग होने के बाद जो पैथोजन एंटेरोटॉक्सिन सब्सटेंस पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज करते हैं, पॉइजनस सब्सटेंस एंटेरोसाइट, ये एंटेरोसाइट सेल है, ये एंटेरोसाइट सेल के साथ बाइंड होगा और ये क्या है, होलोस्पेस या लूमेन है। तो एंटेरोसाइट सेल के साथ बाइंड होगा। एंटेरोसाइट सब सेल में क्या होता है, रिसेप्टर होता है, इस रिसेप्टर में पहले बाइंड होगा। तो बाइंड होने के बाद क्लोराइड आयन जो है रिलीज करता है। ये क्लोराइड आयन के साथ वाटर एंड सोडियम को पुल्ड करके लूमेन में, जो होलो स्पेस होता है जिससे फूड पास होते हैं, उस लूमेन में ले आता है वाटर एंड क्लोराइड को। वाटर एंड क्लोराइड को क्लोराइड क्या करता है, वाटर एंड सोडियम को पुल्ड करके लूमेन में ले आता है। तो जिसके वजह से लूमेन में वाटर बहुत होता है एंड डायरिया होता है, स्टूल लूज हो जाता है एंड इरेगुलर मूवमेंट होता है, बाउल की इरेगुलर मूवमेंट होता है। और सिम्टम्स में देखो, गैस्ट्रोएंटेराइटिस में सिम्टम्स होते हैं वॉमिटिंग, फीवर, डायरिया, ये सब चीज़ें होता है और स्टूल के साथ ब्लड भी आ सकता है। तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस में फर्स्ट हमने क्या देखा, गैस्ट्रोएंटेराइटिस कैसे होता है, पैथोजन जो कि वायरस, बैक्टीरियन, पैरासाइट्स है। पैरासाइट्स का नाम क्या है, जियार्डिया लैम्बेलिया। ये पैथोजन इंटर करता है, इंटर करने के बाद कॉन्टामिनेटेड फूड वाटर अनवर्स्ड हैंड से इंटर करते हैं माउथ से, और इंटर करने के बाद इंटेस्टाइनल लाइनिंग के साथ अटैच हो जाता है, एडहेशन हो जाता है एंड मल्टीप्लिकेशन करने लगता है और बाद में सिक्रेट करता है, रिलीज करता है एंटेरोटॉक्सिन सब्सटेंस, जिसकी वजह से दो चीज़ें होता है, विलाई के ब्रश बॉर्डर जो है ये विलाई के ब्रश बॉर्डर को डैमेज करते हैं एंड सेकेंड चीज़ें क्या होते हैं,
एंटेरोसाइट सेल के साथ बाइंड होते हैं। ये टॉक्सिक सब्सटेंस बाइंड होने के बाद क्लोराइड एंड रिलीज करते हैं। क्लोराइड के साथ सोडियम एंड वाटर को पुल्ड करके लूमेन के स्पेस में ले आता है, जिसके वजह से क्या होता है, लूमेन के स्पेस में वाटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है एंड लास्ट में क्या होता है, डायरिया हो जाता है, पर्सन को डायरिया हो जाता है। तो अभी देखेंगे कि ट्रीटमेंट में नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में रिहाइड्रेशन, पर्सन को रिहाइड्रेशन होना चाहिए एंड फ्लूइड मैनेजमेंट, बॉडी में जितना फ्लूइड होना चाहिए, मतलब जितना पानी पीना चाहिए उतना ही पानी बॉडी में मिलना चाहिए। फ्लूइड मैनेजमेंट में डाइटरी मैनेजमेंट में हमेशा क्या होता है, लाइट, डॉक्टर क्या एडवाइस देते हैं, लाइट खाने के लिए बोलते हैं एंड इजीली डाइजेस्टेबल फूड, जो फूड इजीली डाइजेस्ट हो जाता है वो खाने के लिए बोलते हैं। अवॉइड स्पाइसी, ऑयली, फैटी फूड्स, और स्पाइसी फूड, ऑयली फूड एंड फैटी फूड को अवॉइड करना चाहिए। एडिक्वेट बेड रेस्ट, तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ बेड रेस्ट मिलना चाहिए पेशेंट को टू कंजर्व एनर्जी कंजर्व करने के लिए। हैंड वॉशिंग विथ सोप, और सोप से हैंड वॉश करना चाहिए ताकि बैक्टीरिया वायरस हाथ में ना लगे। तो हमेशा क्या होता है, हाइजीनिक रहना चाहिए पर्सन को। तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम देखेंगे कौन सा ड्रग्स प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर गैस्ट्रोएंटेराइटिस में। बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटेराइटिस, अगर जीआई ट्रैक्ट में इन्फेक्शन बैक्टीरिया से होता है तो जाहिर सी बात है बैक्टीरिया से इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, तो एंटीबायोटिक से देगा। एंटीबायोटिक्स में एजिथ्रोमाइसिन जो है 10 mg पर kg दिया जाता है, ऑरली दिया जाता है एजिथ्रोमाइसिन इन चिल्ड्रन की केसेस में। और सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है 750 mg ऑरली दिया जाता है, टेबलेट की फॉर्म में एडल्ट्स में दिया जाता है। एंड सेफ्ट्राइक्सिन जो है सीवियर केसेस में दिया जाता है। याद रखना, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सेफ्ट्राइक्सिन दिया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन जो है ये ऑरली दिया जाता है चिल्ड्रन में 10 mg, और सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है 750 mg ऑरली दिया जाता है एडल्ट में। एंड सेफ्ट्राइक्सिन जो है सीवियर केसेस में दिया जाता है। याद रखना, ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस का ट्रीटमेंट है। तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस फर्स्ट ऐसे याद रखना कि कौन कौन सा माइक्रोब से इन्फेक्शन हो रहे हैं, बैक्टीरिया, वायरस या फिर पैरासाइट्स। तो बैक्टीरिया से अगर इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक्स ही देगा। तो एंटीबायोटिक्स में कौन कौन से एंटीबायोटिक्स है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सेफ्ट्राइक्सिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। तो वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस में एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स यूज़ नहीं करते। और पैरासाइटिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस, पैरासाइटिक में कौन सा पैरासाइटिक इन्वॉल्व है, जियार्डिया लैम्बोलिया नाम की पैरासाइट से इन्फेक्शन होता है जीआई ट्रैक्ट में। तो कौन कौन सा ड्रग है, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल। तो ऐसे याद रखना कि MTP, M से क्या है मेट्रोनिडाजोल, T से क्या है टिनिडाजोल एंड P से क्या है पैरासाइटिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस। तो एंटीएमेटिक्स पर्सन गैस्ट्रोएंटेराइटिस होने पर, जीआई ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होने पर पर्सन को वोमिटिंग भी होता है। अगर सीवियर वोमिटिंग होता है तो वोमिट को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। एंटीबायोटिक्स नहीं, एंटीएमेटिक्स दिया जाता है। एंटीएमेटिक्स में कौन सा ड्रग है, ऑनडन, सेट्रॉन, डोम, पेरिडोन। तो एंटीपायरेटिक्स, पर्सन को फीवर भी होता है तो टेम्परेचर कम करने के लिए एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। एंटीबायोटिक्स में पैरासीटामोल दिया जाता है। पैरासीटामोल सेफर चॉइस है। तो हमने क्या देखा, बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटेराइटिस में एजिथ्रोमाइसिन 10 mg पर kg दिया जाता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन 750 mg एडल्ट में दिया जाता है। एंड सेफ्ट्राइक्सिन जो है सीवियर केसेस में दिया जाता है। और वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस में एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स आर नॉट यूज्ड, एंटीमाइक्रोबियल ड्रग यूज़ नहीं करते। एंटीमाइक्रोबियल ड्रग जो है
बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटेरिटिस के लिए यूज़ किया जाता है। पैरासाइटिक गैस्ट्रोएंटेरिटिस में MT मेट्रोनिडाजोल टेनिडाजोल दिया जाता है। और वोमिटिंग को रोकने के लिए एंटी एमेटिक्स दिया जाता है, ऑन्टन सेट्रॉन टॉम पेरिडोन दिया जाता है। और फीवर को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स लाइक पैरासीटामोल दिया जाता है। ये सेफर चॉइस होता है। तो सेकंड टॉपिक क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है एंडोकार्डाइटिस। एंडो तो नाम से पता चल गया कि एंडो का मतलब क्या है, अंदर। कार्डी का मतलब है हार्ट, हार्ट के अंदर। आइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन। तो हार्ट के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। हमारे हार्ट की 3 लेयर होते हैं। इस इमेज में देख सकते हो कि हार्ट में बाहर से अंदर की तरफ अगर देखें तो बाहर का जो लेयर है ये है एपिकार्डियम, मिडल का जो लेयर है मायोकार्डियम, और जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है एंडोकार्डियम। इसमें इन्फ्लामेशन होता है एंडोकार्डाइटिस में। और एंडोकार्डाइटिस होने पर बाल्व इफेक्ट ज़्यादा करते हैं, बाल्व को इफेक्ट ज़्यादा करते हैं। हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर में 4 बाल्ब होते हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर बाल्ब। एट्रियोवेंट्रिकुलर बाल्ब में कौन कौन सा बाल्ब है, मिट्रियल बाल्ब या फिर बाइकास्पिड बाल्ब और ट्राइकास्पिड बाल्ब। और 2 सेमिलुनर बाल्ब जो राउंड साइन से दिखाया हुआ है। इसमें क्या होता है, 4 बाल्ब है, 4 बाल्ब का राउंड करके दिखाया हुआ है। एक मिट्रियल और बाइकास्पिड बाल्ब, एक ट्राइकास्पिड बाल्ब और एओर्टिक बाल्ब और पल्मोनरी बाल्ब। ये बाल्ब एक गेट की तरह काम करता है। गेट की तरफ मतलब ब्लड फ्लो को आगे की तरफ करता है और बैक फ्लो को रोकता है, ताकि अगर एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड जाना होता है तो बल्ब खुद से ओपन हो जाते हैं, और वेंट्रिकुलर में जाने के बाद और खुद से क्या होगा, ये बल्ब बंद हो जाएगा। तो बल्ब एक गेट की तरह होता है। एंडोकार्डाइटिस इज एन इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन इन द इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट। इन्फ्लामेशन कहाँ होगा, रेडनेस स्वेलिंग आ जाएगा। इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट, हार्ट की जो इनर लाइनिंग है एंडोकार्डाइटिस में इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इन्वॉल्विंग द हार्ट बाल्व्स में ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और एंडोकार्डाइटिस जो है बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो इटियोलॉजी में हम देखेंगे कि किस लिए होता है एंडोकार्डाइटिस, कॉजेस क्या है। प्री एग्जिस्टिंग कार्डियक बाल्व एबनॉर्मेलिटीज़, अगर पर्सन का पहले से ही बाल्व की एबनॉर्मेलिटीज़ से, बाल्व का एबनॉर्मेलिटीज़ मतलब कि बाल्व ओपन नहीं हो रहा है, या फिर बाल्व जो है, बाल्व मतलब कि गेट जो हार्ट के अंदर है, एट्रिया ब्लड से फिल होने के बाद वेंट्रिकल में जाता है। तो वेंट्रिकल में जब जाना होता है बल्ब ओपन हो जाता है। अगर ये बल्ब सही से ओपन नहीं होता है या फिर एक बार बंद होता है तो खुलता नहीं है, अगर ऐसा कंडीशन है पेशेंट में पहले से, तो होता है एंडोकार्डाइटिस। प्रेजेंस ऑफ प्रोस्थेटिक बल्ब, अगर आर्टिफिशियली बल्ब लगाया जाता है तो हमारे इम्यून सिस्टम कभी कभी क्या एक्सेप्ट नहीं करता है, तो जिसकी वजह से एंडोकार्डाइटिस होता है। पेशेंट विथ कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़, अगर पेशेंट में हार्ट डिजीज़ बाय बर्थ होता है। हेल्थ केयर रिलेटेड एक्सपोजर, अगर हॉस्पिटल से किसी बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से या फिर माइक्रोब की वजह से क्या होता है, एक्सपोजर में इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्टिव कॉजेज बाय बैक्टीरिया, तो एंडोकार्डाइटिस बैक्टीरिया से ही होता है। तो बैक्टीरिया में कौन कौन सा बैक्टीरिया से होता है, स्टोफाइलोकोकस ऑरियस। ये स्टोफाइलोकोकस ऑरियस जो है ये हॉस्पिटल के एरिया में ज़्यादातर होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, एंड हॉस्पिटल के आसपास के जो एरिया होते हैं इसमें होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियंस एंड एंटेरोकोकाई, ये तीनों बैक्टीरिया से हार्ट के जो अंदर वाला लेयर है इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन्फेक्शन होने की वजह से ब्लड पूरा इन्फेक्ट हो जाता है। तो हमने क्या देखा, प्री एग्जिस्टिंग कार्डियक बाल्व एबनॉर्मेलिटीज़, अगर पेशेंट में पहले से ही बाल्व की एबनॉर्मेलिटीज़ है। प्रेजेंस ऑफ प्रोस्थेटिक बाल्व, अगर आर्टिफिशियली बाल्व लगाया हुआ होता है पेशेंट में तो एंडोकार्डाइटिस होता है। पेशेंट विथ कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़, अगर पेशेंट में बाय बर्थ होता है हार्ट डिजीज़ तब भी होता है। हेल्थ केयर रिलेटेड एक्सपोजर, अगर हॉस्पिटल के एक्सपोजर से बैक्टीरिया इन्फेक्ट होता है, बैक्टीरिया के एक्सपोजर में आते हैं तो
एंडोकार्डिटिस होता है इन्फेक्शन कॉज बाय बैक्टीरिया से अगर इन्फेक्शन होता है लाइक स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियंस एंड एंटेरोकोकाई बैक्टीरिया। तो पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे कि कैसे होता है ये एंडोकार्डिटिस कैसे होते हैं। प्री एग्जिस्टिंग हार्ट कंडीशन, अगर इससे पेशेंट में पहले से हार्ट कंडीशन है लाइक बाल्वुलर डिजीज, प्रोस्थेटिक बाल्व कॉन्जेनिटल डिफेक्ट बाय बर्थ होता है या फिर बाल्व आर्टिफिशियली लगाया होता है, तो इसके वजह से क्या होता है कॉज टर्बुलेंट ब्लड फ्लो। तो हार्ट के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन करता है ये ब्लड स्मूथली फ्लो नहीं करता है, इरेगुलर फ्लो होता है। इरेगुलर फ्लो होता है मतलब कि मान लो कि जो ब्लड है ये गोल गोल घूमकर ब्लड सर्कुलेट होता है हार्ट के अंदर, मतलब स्मूथली फ्लो नहीं होता है, टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होता है, जिसके वजह से एंडोकार्डियम में प्रेशर ज़्यादा लगता है और एंडोकार्डियम वॉल डैमेज हो जाते हैं। इट लीड्स टू डैमेज एंडोकार्डियम, डिपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स एंड फाइब्रिन फॉर्म्स। तो इंजरी होने की वजह से एंडोकार्डियम में प्लेटलेट्स जो है एक्टिवेट हो जाते हैं एंड डिपोजिशन हो जाता है उसी जगह पर जहाँ पर इन्फ्लामेशन होता है या फिर डैमेज हो जाता है उस जगह पर प्लेटलेट्स डिपोजिशन हो जाएगा एंड फाइब्रिन फॉर्म्स। फाइब्रिन एक प्रोटीन है जो कि स्टेबल क्लॉट बनाता है, तो हार्ट के अंदर उस एंडोकार्डियम में थ्रोम्बस फॉर्मेशन कर देगा। यह नॉन इन्फेक्टिशियस कॉजेज से, क्योंकि ये बैक्टीरिया वायरस इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये पेशेंट की कंडीशन की वजह से थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है कि पेशेंट की कंडीशन पहले से कैसा है, तो इसके वजह से क्या थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा एंडोकार्डियम में। और बैक्टीरिया और फंजाई ब्लड स्ट्रीम, अगर ब्लड स्ट्रीम से बैक्टीरिया और फंजाई एंटर कर जाते हैं तो इस थ्रोम्बस में जो क्लॉट फॉर्मेशन हुआ एंडोकार्डियम में इसके साथ चिपक जाता है एंड मल्टीप्लाई करने लगता है पैथोजन एंड फॉर्म इन्फेक्टिव वेजिटेशन, और ये धीरे धीरे क्या करता है ये बड़ा होने लगता है इन्फेक्शन एंड लार्ज। तो इसके वजह से पूरा जो ब्लड है हमारे हार्ट से ही पूरा बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो पूरा ब्लड क्या होगा इन्फेक्ट हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशन में देखते हैं बेस्ड ऑन द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के ऊपर मतलब साइंस एंड सिम्टम्स के ऊपर बेस करके एंडोकार्डिटिस को क्लासीफाई किया गया है। एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में क्या है नीड्स रैपिड हाई डोज आईवी एंटीबायोटिक्स, जो एंटीबायोटिक्स रैपिडली एक्शन करता है, जल्दी काम करता है और उसको दिया जाता है पेशेंट में एंड हाई डोज आईवी एंटीबायोटिक्स, इंजेक्शन के थ्रू हाई डोज एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, ज़्यादा डोज दिया जाता है और ट्रीट करने के लिए। वेनकोमाइसिन जो कि एक पावरफुल एंटीबायोटिक्स से बहुत रैपिडली काम करता है, इसका असर कुछ ही मिनट में दिखाई देता है। सेफ्ट्राइक्सिन भी देते हैं उस पर्सन में। सबएक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस नीड्स लॉन्गर थेरेपी। सबएक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस अगर होता है तो उस पर्सन को, उस पेशेंट को लॉन्गर थेरेपी की ज़रूरत होता है, 4 से 6 वीक्स तक देना होता है। एग्जाम्पल के लिए कॉम्बिनेशन थेरेपी दिया जाता है पेनिसिलिन प्लस जेंटामिसिन। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बल्ब के टाइप के ऊपर बेस करके एंडोकार्डाइटिस को क्लासीफाई किया गया है। 2 क्लासिफिकेशन यहाँ पढ़ेंगे। तो जो साइंस एंड सिम्टम्स के ऊपर बेस करके क्लासीफाई किया गया है एक्यूट एंडोकार्डाइटिस एंड सब एक्यूट, और बल्ब के ऊपर बेस करके जो क्लासीफाई किया गया है नेटिव बल्ब एंडोकार्डाइटिस, प्रोस्थेटिक बल्ब एंडोकार्डाइटिस। नेटिव बल्ब एंडोकार्डाइटिस में कॉम्बिनेशन थेरेपी दिया जाता है पेनिसिलिन प्लस जेंटामिसिन इफेक्टिव। पेनिसिलिन और जेंटामिसिन की कॉम्बिनेशन करके दिया जाता है। प्रोस्थेटिक बल्ब एंडोकार्डाइटिस में वेनकोमाइसिन प्लस जेंटामिसिन, वेनकोमाइसिन ये रिपीटली काम करता है, इसका असर कुछ ही मिनट में दिखाई देता है। जेंटामिसिन प्लस रिफाम्पिसिन हम ट्यूबरकुलोसिस में पढ़ चुके थे। रिफाम्पिसिन जो है ये एंटी टीबी ड्रग्स है, टीबी के अगेंस्ट में काम करते हैं। तो प्रोस्थेटिक बल्ब एंडोकार्डाइटिस में वेनकोमाइसिन, जेंटामिसिन प्लस रिफाम्पिसिन कंबाइन करके ट्रिपल कॉम्बिनेशन ड्रग दिया जाता है।
तो हमने क्या देखा, एक्यूट एंडोकार्डाइटिस में वेरकोमाइसिन सेफ्ट्राइक्सिन दिया जाता है एंड सबएक्यूट एंडोकार्डाइटिस में पेनिसिलिन जेंटामिसिन दिया जाता है। एंड नेटिव वाल्व एंडोकार्डाइटिस में, जो सबएक्यूट एंडोकार्डाइटिस में दिया जाता है, सेम नेटिव वाल्व एंडोकार्डाइटिस में भी दिया जाता है पेनिसिलिन प्लस जेंटामिसिन। एंड प्रोस्थेटिक वाल्व एंडोकार्डाइटिस में वेरकोमाइसिन, जेंटामिसिन एंड रिफाम्पिसिन, ये तीनों की ड्रग कॉम्बिनेशन करके दिया जाता है। तो वे देखेंगे कि साइंस एंड सिम्टम्स कि एंडोकार्डाइटिस होने पर क्या क्या सिम्टम्स होता है, क्या क्या साइंस होते हैं। तो टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होने की वजह से इरेगुलर हार्ट साउंड सुनाई देगा। हार्ट साउंड जो नॉर्मल हमारा हार्ट साउंड है ये सुनाई नहीं देगा, इरेगुलर हार्ट साउंड सुनाई देगा। तो साइंस एंड सिम्टम्स में क्या होता है, फीवर बहुत कॉमन होता है, एंडोकार्डाइटिस होने पर फीवर होता है। ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस में भी होता है, फीवर होता है। तो वीकनेस एंड टायर्डनेस आता है, वीकनेस भी होता है, टायर्डनेस भी होता है। एबनॉर्मल हार्ट साउंड एबनॉर्मल हो जाता है। पेनफुल स्पॉट्स ऑन फिंगर्स एंड टोस, फिंगर्स एंड टोस में रेड कलर की स्पॉट हो जाते हैं जो कि बहुत पेनफुल होता है। फिंगर्स एंड टोस में ही रेड कलर की स्पॉट क्यों होता है, क्योंकि फिंगर्स एंड टोस हार्ट से बहुत दूर होता है और इसके ब्लड वेसल बहुत छोटा छोटा होता है, इस ब्लड वेसल इन्फ्लेम्ड हो जाता है। और एनीमिया होता है ब्लड लॉस होने की वजह से। स्वेलिंग ऑफ स्प्लीन में सूजन आ जाता है। हम जानते हैं कि हमारा जो किडनी है ये ब्लड को फिल्ट्रेशन करते हैं, लेकिन सेकंड फिल्ट्रेशन कौन करता है, स्प्लीन भी फिल्ट्रेशन करते हैं। जो हमारे ब्लड एंडोकार्डाइटिस में जो मेम्ब्रेन है, सबसे अंदर का मेम्ब्रेन एंडोकार्डियम लेयर है, इस लेयर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो पूरा ब्लड है, पूरा ब्लड इन्फ्लेमेशन, ये पूरा ब्लड इन्फेक्ट हो जाएगा। तो इस ब्लड को फिल्ट्रेशन करने के लिए स्प्लीन को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए स्प्लीन स्वेल हो जाता है, सूजन हो जाता है, स्प्लीन में सूजन आ जाता है। तो ट्रीटमेंट में देखेंगे कि एंडोकार्डाइटिस जो है एंटीबायोटिक्स से होता है, तो एंटीबायोटिक्स थेरेपी ही देगा पेशेंट में। एंटीबायोटिक्स थेरेपी शुड बी गिवन कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स, जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन प्लस जेंटामिसिन। पेनिसिलिन प्लस जेंटामिसिन कॉम्बिनेशन करके दिया जाता है फॉर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। हम जानते हैं कि जो एंडोकार्डाइटिस है बैक्टीरिया से होता है, तो बैक्टीरिया में कौन कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियंस एंड एंटेरोकोकाई बैक्टीरिया। तो अगर स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है तो पेनिसिलिन एंड जेंटामिसिन को कंबाइन करके दिया जाता है। याद रखना कि एंडोकार्डाइटिस में जो भी ट्रीटमेंट देगा ये कंबाइन करके देगा। ये बहुत डेंजरस है एंडोकार्डाइटिस, क्योंकि हमारे हार्ट के काम है ब्लड सर्कुलेशन करना। जो ब्लड इन्फेक्ट हो जाएगा तो पूरा बॉडी में इन्फेक्शियस ब्लड ही पहुंचेगा। तो वेरकोमाइसिन जो है ये बहुत रैपिडली काम करता है इफ़ एमआरएस है और पेनिसिलिन रेजिस्टेंस। अगर एमआरएस से मेथिसिलिन रेजिस्टेंस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से प्रिविलेंस है और पेनिसिलिन से रेजिस्टेंस है तो वेरकोमाइसिन दिया जाता है। एम्पिसिलिन प्लस जेंटामिसिन कंबाइन करके दिया जाता है एंटेरोकोकल इन्फेक्शन में, फॉर एंटेरोकोकल इन्फेक्शन। तो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में पेनिसिलिन एंड जेंटामिसिन कंबाइन करके देते हैं और एमआरएस और पेनिसिलिन रेजिस्टेंस में वेरकोमाइसिन दिया जाता है। एम्पिसिलिन प्लस जेंटामिसिन कंबाइन करके एंटेरोकोकल इन्फेक्शन पॉसिबल इन पेशेंट में सेफाजोलिन जो है अवॉइड करना चाहिए। ड्यूरेशन यूजली 4 to 6 वीक्स की ड्यूरेशन होता है इस ड्रग्स 4 से 6 वीक्स तक दिया जाता है। कॉन्टिन्यूस थेरेपी IV रोड्स इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। एडजस्ट एंटीबायोटिक्स बेस्ड ऑन द कल्चर रिपोर्ट। तो कल्चर रिपोर्ट देखकर एंटीबायोटिक्स को एडजस्ट किया जाता है। मान लो कि अगर पेशेंट का कंडीशन सीवियर है या फिर जो बैक्टीरिया है इसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया कि कौन सा बैक्टीरिया से हुआ है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हैं। जब पेशेंट का कंडीशन थोड़ा सा अच्छा होता है या फिर से कल्चर रिपोर्ट फिर से टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, तो
अगर पता चलता है कि कौन सा बैक्टीरिया से होता है तो शॉर्ट तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। तो एंटीबायोटिक्स एडजस्ट करते हैं बेस्ड ऑन द कल्चर पर। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अलग अलग करके पढ़े, और बाद में पढ़ा कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस जीआई ट्रैक्ट में कैसे इन्फेक्शन होता है एंड इसका ट्रीटमेंट क्या है। एंड लास्ट में हमने देखा कि एंडोकार्डाइटिस जो हार्ट में इन्फेक्शन हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो। तो अगर नोट्स भी चाहिए तो कमेंट में टाइप करना, आई विल शेयर द लिंक।